नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज जो मुद्दा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये मामला पूरे भारत की राजनीति और लोकतंत्र और सत्ता की साख से जुड़ा हुआ है। सवाल बड़ा है और कड़वा भी। क्या इस देश में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता झूठ, जालसाजी और फर्जीवाड़े से होकर गुजरता है? क्या कोई नेता हत्या जैसे संगीन मामले से बचने के लिए अदालत को गुमराह कर सकता है, झूठे दस्तावेज दिखा सकता है और फिर उसी लोकतंत्र की छाती पर बैठकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है? और क्या हम सब चुप इस गंदे खेल को लोकतंत्र का हिस्सा मान लेंगे? आज चर्चा के केंद्र में है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जिन पर प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी ने बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि उन्होंने अपनी उम्र में हेरा फेरी की, फर्जी कागज पेश किए, अदालत को धोखा दिया और हत्या जैसे केस से निकल भागे। दोस्तों जरा सोचिए, 30 साल पुराने नरसंहार का साया आज भी बिहार की राजनीति पर मंडरा रहा है और इस बार मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी सिस्टम की विश्वसनीयता का है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या सिर्फ चालाकी, फर्जीवाड़ा और पेपर गेम से इंसान किसी भी आरोप से बच सकता है? और अगर ये सच है तो फिर जनता की उम्मीदें, न्याय की ताकत और लोकतंत्र की नींव किस काम की रह गई? आइए लौटते हैं 1995 की तरफ। बिहार का वो दौर जब राजनीति का मतलब था गोलियों की गूंज, बम धमाकों की गड़गड़ाहट और जातीय संघर्ष। उसी दौर में तारापुर के लोना परसा गांव में 7 लोगों का नरसंहार हुआ। बमों और गोलियों की बारिश में 6-7 कुशवाहा समाज के लोग मार डाले गए। इस केस में नामजद हुए 33 लोग और उनमें से एक नाम था शकुनी चौधरी का और दूसरा नाम था उनके बेटे और आज के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। जन सुराज पार्टी का दावा है कि गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन बरी होने का रास्ता तैयार हुआ फर्जीवाड़े से। अदालत के सामने स्कूल का सर्टिफिकेट रखा गया और कहा गया कि आरोपी नाबालिग है। उस उम्र में 15-16 साल वो बताया गया। अदालत ने मान लिया और सम्राट चौधरी जेल से बाहर आ गए। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सवाल यह है कि अगर 1995 में वो 15-16 साल के थे तो फिर 2020 में चुनावी हल्फनामे में अपनी उम्र 51 साल कैसे लिखी? अगर 2020 में वो 51 साल के थे तो 1995 में उनकी उम्र 25-26 साल होनी चाहिए थी। यानी या तो अदालत को गलत कागज दिए गए या चुनाव आयोग को झूठ बोला गया। दोनों ही हालात में ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की साख का मजाक है। दोस्तों जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि अदालत को गुमराह करके, झूठे कागज दिखाकर कोई इंसान हत्या जैसे गंभीर आरोप से बच निकले और आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा रहे? तो यह लोकतंत्र की बेइज्जती नहीं तो क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बहस में आपकी आवाज बेहद अहम मानी जाएगी। अब जरा और गहराई में चलते हैं। 2010 के हल्फनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 28 साल बताई। 2020 में उसी उम्र को 51 साल कर दिया गया, यानी 10 साल में 23 साल की छलांग। यह गणित है या फर्जीवाड़े का नया रिकॉर्ड? आरोप यही है कि सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए बार बार दस्तावेजों से खेला गया। 1999 में जब वे कृषि मंत्री बने तो राज्यपाल ने उन्हें हटा दिया क्योंकि उसकी उम्र उस समय 25 साल से कम बताई गई थी। 2020 में जीते हुए चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने
2003 में रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह महज संयोग था या फिर लगातार कागजों का खेल खेलकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी गई। अब असली सवाल भाजपा पर है। अगर इतने गंभीर आरोप सम्राट चौधरी पर है तो भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम क्यों बनाया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो रोज भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस का नारा लगाते हैं, वे इस मामले पर चुप क्यों है? क्या बिहार में कुर्सी बचाना न्याय और ईमानदारी से ज्यादा अहम हो गया है? प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया दोस्तों कि सम्राट चौधरी नाम बदलने के भी उस्ताद है। कभी राकेश कुमार, कभी सम्राट चौधरी, कभी सम्राट कुमार मौर्य। आखिर इतनी पहचान क्यों? अगर सब कुछ साफ है तो क्यों नहीं वे सामने आकर हर कागज दिखाते, हर सवाल का जवाब देते? दोस्तों फिर से सोचिए, क्या सिर्फ अदालत से बरी हो जाना ही सच की गारंटी है? अगर गलत दस्तावेज दिखाकर, झूठी उम्र बताकर किसी ने राहत पाई हो तो क्या वह अदालत का आदेश नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है? क्या जनता को हक नहीं है कि उसके नेता ईमानदारी से सामने आए और पारदर्शी जवाब दे? और यहां पर एक और बड़ा सवाल है, क्या भाजपा जातीय समीकरणों की मजबूरी में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को नजरअंदाज कर रही है? सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। भाजपा उन्हें इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि कुशवाहा और अति पिछड़े वोट उनके लिए जरूरी है। तो क्या जातीय गणित न्याय और ईमानदारी से बड़ा हो गया है? बिहार की राजनीति का यह सबसे कड़वा सच है। यहाँ आरोप बेमानी हो जाते हैं और जातीय वोट ही असली पूंजी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और सच है, चुनावी राजनीति में आरोप हमेशा असर डालते हैं। अगर ठोस सबूत सामने आ गए तो अगर अदालत ने संज्ञान लिया तो भाजपा की साख पर गहरी चोट भी लग सकती है और तब जनता सवाल पूछेगी, क्या ये वही पार्टी है जो ईमानदारी और पारदर्शिता का दावा करती थी? तो दोस्तों अब सवाल है, क्या भाजपा सच में अपनी बेदाग छवि बचाने के लिए सम्राट चौधरी पर कार्रवाई करेगी या फिर चुनाव तक चुप्पी साधकर आरोप प्रत्यारोप के खेल में वक्त निकाल दिया जाएगा? दोस्तों अगर कोई भी नेता अदालत को झूठ बोलकर, गलत दस्तावेज दिखाकर सत्ता तक पहुंच सकता है तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे? कानून का राज किसे माने और जनता का विश्वास कब तक टूटता रहेगा? प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट चौधरी अकेले नहीं हैं। भाजपा और एनडीए में कई बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। मंगल पांडे, संजय जायसवाल जैसे नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सवाल यह है कि अगर आरोप झूठे हैं तो भाजपा और एनडीए सामने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं कहते कि जांच करवाई जाए? सच सामने आना चाहिए। दोस्तों लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो नेता इसी तरह कागजों का खेल खेलते रहेंगे और सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है ये मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति तक या सचमुच न्याय की लड़ाई है? क्या आप ऐसे नेताओं को वोट देंगे जिन पर हत्या का आरोप हो और जिन्होंने अपनी उम्र तक बदल दी हो, या फिर इस बार बदलाव चाहेंगे? अंत में यह पूरा विवाद हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। ताकतवर लोग सिस्टम को हमेशा अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अदालतें, चुनाव आयोग, जनता, सबको गुमराह किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक जनता झूठ और फर्जीवाड़े का शिकार बनेगी? कब तक सत्ता की कुर्सी के लिए लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाएगा? दोस्तों ये फैसला आपके हाथ में है। आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो बताइए, क्या इस बार ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर हर वो आवाज उठाई जाती है जिसका सीधा सरोकार आपके हितों से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, नमस्कार।